अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कोई इतना अनकॉमन प्रोसेस नहीं है। आपको पता है कि आपने सुना होगा कि एपोप्टोसिस हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ को कहते हैं, और ये बड़ा कॉमन प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर। नॉर्मली ये 24 घंटे ये प्रोसेस तकरीबन चलता रहता है। अप्रॉक्सीमेटली 50 टू 70 बिलियन सेल्स पर डे एपोप्टोसिस के जरिए सुसाइड कमिट करते हैं या हमारी बॉडी से ख़त्म होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल भी होता है। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल रीजंस भी हैं एपोप्टोसिस के होने की। अब फिजियोलॉजिकल क्या है, क्यों हमारी बॉडी नॉर्मली खुद ब खुद ही हमारी बॉडी के सेल्स सुसाइड कमिट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे स्किन के ऊपर जो सेल्स हैं नॉर्मली ये डाई ऑफ होते रहते हैं, मरते रहते हैं, और नए सेल्स यहाँ पर ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, अब ये पुराने सेल्स मर रहे हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू मरेंगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस के थ्रू मरेंगे। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमें फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो न्यूट्रोफिल्स का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो जब बैक्टीरिया रिमूव हो जाएगा बॉडी से, एंटीबायोटिक खा लिया हमने या ट्रीटमेंट करवा लिया, तो अब न्यूट्रोफिल्स का लेवल दोबारा नॉर्मल लेवल पे आना है। अब वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रोफिल्स बने थे वो कैसे खत्म होंगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस खत्म होंगे। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ फीटस डेवलपमेंट, वहाँ पर फीटस का टेल भी होती है, लेकिन जब बर्थ होती है तो टेल नहीं होती। अब वो टेल कैसे रिमूव होती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। हमारे एट द ड्यूरिंग फीटस टाइम हमारे फिंगर्स के दौरान यहाँ पर स्किन होती है, ये बिल्कुल वेब बना होता है। ठीक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ये स्किन नहीं होती और हमारी प्रॉपर फिंगर्स बन जाती हैं। अब वो स्किन कैसे रिमूव होती है? विद द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एपोप्टोसिस की, नॉर्मली हमारी बॉडी में चलता रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 50 टू 70 बिलियन सेल्स एक दिन में एपोप्टोसिस से मरते हैं। पैथोलॉजिकल एग्जांपल देखें, अल्जाइमर डिजीज, जिसमें न्यूरॉन्स मर जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, वो सुसाइड कमिट करते हैं। हमारे ट्यूमर सेल्स को मारने वाले जो सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट, अब टी लिम्फोसाइट कैंसर सेल्स को, ट्यूमर सेल को कैसे मारते हैं? वो उनको सिग्नल देते हैं एपोप्टोसिस का, और फिर ट्यूमर सेल अपने अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस कर लेते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, खुद ही सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इसके अलावा HIV के केस में, HIV क्योंकि हमारे इम्यून सेल्स को के अंदर जाके अपना लाइफ साइकिल गुजारता है, तो इम्यून सेल्स अब इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, तो वो बेहतर समझते हैं कि बेहतर है कि अब चूँकि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ तो मैं मार ही जाऊँ, तो वो खुद ही अपने अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस करके सुसाइड कमिट करके इम्यून सेल्स खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है और चल भी रहा है। अगर इसके हम हॉलमार्क्स की बात करें, इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर कैसे होंगे एपोप्टोसिस से मरने वाले सेल्स के, तो सबसे पहले जब एपोप्टोसिस होती है तो सेल श्रिंक करता है। इसके बजाय आपने पढ़ा होगा नेक्रोसिस में, अगली वीडियो में नेक्रोसिस में बना भी दूंगा। नेक्रोसिस में क्या होता है? सेल स्वेल करता है, स्वेल करता है और फिर उसकी मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो जाती है और सेलुलर कंटेंट बाहर लीक हो जाता है नेक्रोसिस में। एपोप्टोसिस में सेल स्वेल नहीं करता, सेल श्रिंक हो जाता है। जब सेल श्रिंक हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट रहेगी और फटेगी नहीं, ब्रस्ट नहीं करेगी। जब सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट नहीं करेगी तो जो सेलुलर कंटेंट है वो भी बाहर लीक आउट नहीं होगा। अब सेल ही अगर बाहर नहीं जा रहा है टिश्यू की तरफ सेलुलर कंटेंट, तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि टिश्यू के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी, और ना ही और दूसरी बात, इसमें लास्ट पॉइंट जो है, एपोप्टोटिक बॉडीज बनेगी। जब सेल श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होने के बाद छोटी छोटी बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगा, उनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। और लेटर ऑन ये एपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स वगैरह वो एपोप्टोटिक बॉडी को रिमूव कर देंगे। ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम बात करें कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, जिनका आगे हम रोज जो डिटेल से पाथवे बना के पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं सिर्फ आपको नाम बता दूं कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं एपोप्टोसिस के अंदर। तो सबसे जो मेजर की प्लेयर इन्वॉल्व है वो है जी कैस्पेजेस। कैस्पेजेस एक प्रोटीएज एंजाइम्स है जो कि एंजाइम खाते हैं, ईट अप करते हैं, सेल के साइटोस्केलेटन को खा जाएंगे, सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर एनवेलप को खा जाएंगे, वो DNA को तोड़ देंगे, उसको खा देते हैं अंदर से, जिसकी वजह से सेल सारा अंदर से ना खाली हो जाता है और सेल श्रिंक कर जाता है, क्योंकि अंदर सारा कंटेंट ये एंजाइम तोड़ फोड़ देते हैं। ठीक है, तो कैस्पेज, अब कैस्पेजेस दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं इनिशिएटर कैस्पेज, जिसके अंदर आता है कैस्पेज 8, कैस्पेज 9। कैस्पेज 8 और कैस्पेज 9 जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली जाकर सेल डैमेज नहीं करते, डायरेक्टली जाकर एपोप्टोसिस नहीं करते, बल्कि इनिशिएटर कैस्पेज क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूटर कैस्पेज, जिसके अंदर कैस्पेज 3 है, कैस्पेज 6 है, कैस्पेज 7 है, एग्जांपल बता रहा हूँ, ये इनको एक्टिवेट करते हैं। और जब एग्जीक्यूटर कैस्पेज एक्टिवेट हो जाएंगे ना, तो एग्जीक्यूटर कैस्पेज फिर सेल का साइटोस्केलेटन खा जाएंगे, उसकी न्यूक्लियर एनवेलप खा जाएंगे,
उसका डीएनए खा जाएंगे, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, अंदर से कंटेंट खत्म हो जाने की वजह से सेल श्रिंक कर देगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ये इनका काम है एग्जीक्यूटर कैस्पेज का, ये है इनिशिएटर कैस्पेज। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन्वॉल्व है जिसको हम क्या कहते हैं जी, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और बाद में कैसे एपोप्टोसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद APAF1, BCL2, BCLX और MLC1, बैक, बैक्स, बॉक और BH3, ये तमाम प्रोटीन का जिक्र हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। दो मैं आपको मेन चीजें यहाँ पर बता दूं, BCL2, BCLX वगैरह, ये हैं एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ये अभी जेल में रख लें, कहीं लिख लें, BCL2, BCLX जो है, ये MLC1, ये है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, इसका मतलब इन्होंने एपोप्टोसिस को रोकना है। और उसके बजाय जो बैक है, बैक्स है, बॉक है, BH3 प्रोटीन्स हैं, ये सारी जो प्रोटीन्स हैं दे आर प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, इन्होंने एपोप्टोसिस करवानी है। अब 1 मिनट के अंदर पहले मैंने आपको थोड़े से फंक्शन इनके साथ लिंक कर दूं, फिर मैं बताता हूँ। बेसिकली जो साइटोक्रोम सी है ना, ये भी वन ऑफ द की प्लेयर है, क्योंकि ये कैस्पेजेस को एक्टिवेट करता है। साइटोक्रोम सी को हमने जेल में बंद किया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बंद किया है, बल्कि भाई तुम अंदर ही रहो, बाहर नहीं आओगे, क्योंकि बाहर तुम आओगे, तुम आगे कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर दोगे, कैस्पेजेस आके एपोप्टोसिस कर देंगे, तुम अंदर ही रहो। तो जब हमें जरूरत होगी ना एपोप्टोसिस करने की, तो साइटोक्रोम सी को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। अब साइटोक्रोम सी को अंदर किसने रखा हुआ है, भाई तुमने बाहर नहीं आना, साइटोक्रोम सी को बाहर नहीं आने देना। किसने नहीं आने देना जी, BCL2 ने, BCLX ने और MLC1 प्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स है ना, ये कहते हैं इन्होंने साइटोक्रोम सी को अंदर रखा हुआ है, बाहर नहीं आएगा। अगर इन्होंने अंदर रखा हुआ है, इसका मतलब ये एंटी एपोप्टोटिक है, ये एपोप्टोसिस को रोक रहे हैं, क्योंकि वो बाहर आएगा तो एपोप्टोसिस करेगा बाय एक्टिवेटिंग द कैस्पेजेस, अंदर रहेगा तो एपोप्टोसिस नहीं होगी। तो इसका मतलब जो BCL2, BCLX और MLC1 वगैरह हैं, ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती हैं, साइटोक्रोम सी को कि जो उसकी जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है उसको कम करके। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कम होगी तो साइटोक्रोम सी बाहर नहीं आएगा, यानी कि साइटोक्रोम सी को अंदर रखेंगी ये दोनों प्रोटीन, इसको बाहर नहीं आने देंगी। उसके बाद ये जो प्रोटीन है, बैक और बैक्स वगैरह, मोर स्पेसिफिकली बैक्स प्रोटीन जो है, ये सारी मिलकर प्रोटीन जो है, इनका काम होता है, ये हेल्प करती है साइटोक्रोम सी को बाहर निकालने में। अब साइटोक्रोम सी बाहर आएगा, कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेगा तो एपोप्टोसिस होगी, तो बाहर आने में ये हेल्प करती है। इसका मतलब ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, दे आर प्रो एपोप्टोटिक एंड दे आर द एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ठीक है, APA क्या है, एपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, ये साइटोक्रोम सी बाहर आके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर अगला काम करेगा है, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ते हैं, आपको ये तमाम चीजें तैयार होगी। उसके बाद P53 जिसे हम गार्डियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी, उसका रोल भी हम देखते हैं। अब हम मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं एपोप्टोसिस के। ठीक है, ये आपको प्रोटीन का रोल भी समझ आ गया, हार्मोन्स भी समझ आ गए, और आपको जो टाइप्स हैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल वो भी समझ आ गई। नेक्स्ट अगर हम पाथवे की बात करें, एपोप्टोसिस के 2 पाथवेज हैं। एक है जी इंट्रिंसिक पाथवे, कि सेल के अंदर ही कोई इंजरी होती है, DNA डैमेज हो गया, रेडिएशन आ गई, कोई म्यूटेशन हो गई, तो या कोई वायरस अंदर चला गया, ये तमाम चीज़ें, तो सेल के अंदर से DNA से सिग्नल आ जाता है कि भाई हमें अब मर जाना चाहिए, वो अपने ही अंदर से सिग्नल जनरेट करके अपने आप को मार लेता है। यह है इंट्रिंसिक पाथवे। दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि T लिम्फोसाइट ट्यूमर सेल को सिग्नल देता है कि भाई तुम मर जाओ, तुम ट्यूमरस हो गए हो, तुम कैंसरियस हो गए हो, तुम बॉडी को नुकसान पहुंचाओगे, तुम मर जाओ। अब वो T सेल एक सेल को दूसरे सेल को सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब सिग्नल बाहर से आ रहा है, कोई और सेल आके सिग्नल दे रहा है, तो T सेल वो होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे से, उसमें फास्ट लाइगेंड इन्वॉल्व होगा, TNF इन्वॉल्व होगा, गैरएंजाइम B इन्वॉल्व होगा। डिटेल पढ़ते हैं, परेशान नहीं होना कि इनके अजीब नाम सुन के एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलें, सबसे पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट करते हैं। सेल के अंदर से ही सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा कि चले जी हमने एपोप्टोसिस करनी है। कैसे होगा, मैंने कहा था P53 गार्डियन ऑफ जीनोम है, ये सेल को रोक के रखती है। इसका काम होता है सेल के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, उसको गार्ड, उसकी हिफाजत करना। जैसे ही अच्छा P53 नॉर्मली, इसका नॉर्मली लेवल बढ़ता नहीं है, नॉर्मली इसका लेवल बढ़ने, क्योंकि ये एपोप्टोसिस करवाती है ना। देखो P53 के 2 काम है, बड़ी गौर से बात सुनिएगा, इस पॉइंट को बड़ी गौर से सुनना है। 2 काम कौन से हैं? पहला काम, जब भी कोई सेल के अंदर खराबी होगी ना, म्यूटेशन, इंजरी वगैरह, ये वो कुछ होगा, पहला काम वो करेगा कि सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा, सेल जो रेप्लिकेट कर रहा था उसको रोक देगा।
दूसरा उसके अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस कर देगा। ये p53 का काम है, उसको मार देगा ताकि वो जो उसकी म्यूटेशन है वो आगे फर्दर मूव ऑन ना करें। ठीक है, ये p53 के काम है। देखिए p53 अगर कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, तो p53 फिर तो मिलनी चाहिए ना हमें। तो जब इसका मेन फंक्शन इसकी जरूरत पड़ेगी जब कोई इंजरी वगैरह आ गई है, जब हमें लगता है कि यार कोई म्यूटेशन आ गई है, अब सेल को मरना चाहिए, तो p53 काम करेगा, पहले सेल की साइकिल को रोकेगा और फिर उसको मार देगा। अगर तो कोई खराबी नहीं है तो फिर p53 का हमें नहीं चाहिए। तो नॉर्मली अगर कोई मसला मसाइल नहीं है सेल के अंदर, सेल स्टेबल है, एक्टिव है, तो p53 का लेवल बढ़ने नहीं दिया जाता कि भाई अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है इतनी, अभी सेल हेल्दी है, तुमने क्यों उसको एपोप्टोसिस करवानी है, क्यों उसकी सेल साइकिल रोकना है, अभी तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है। तो उसकी इसकी जो एक कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर, इसको लिमिटेड रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? एक और प्रोटीन है MDM2। MDM2 क्या करवाती है इस p53 को यूबिक्विटिन पाथवे के जरिए। यूबिक्विटिन प्रोटीन जो पाथवे आपको पता ही होगा कि जो भी अननेसेसरी प्रोटीन्स होती हैं सेल के अंदर उनको डिग्रेड कर दिया जाता है यूबिक्विटिन पाथवे के जरिए। तो p53 जो प्रोटीन है इसको यूबिक्विटिन पाथवे के जरिए जो MDM2 प्रोटीन है, MDM2 प्रोटीन है, इसको यूबिक्विटिन पाथवे के जरिए डिग्रेड करवाती रहती है नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली हमें इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए, तो उसको बॉडी में क्यों, सेल के अंदर क्यों रखना है। तो MDM2 उसको कहते हैं भैया तुम मैं ना यूबिक्विटिन पाथवे के जरिए तुम्हें डिग्रेड कर दो, तुम्हारी अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंजरी हो गई, कोई रेडिएशन हो गई, कोई हीट, कोई म्यूटेशन आ गई, हमें जरूरत पड़ गई p53 की, तो ये जो जितनी भी चीजें हैं सबसे पहले ये क्या करेंगी, ये चीजें डीएनए के अंदर, जो सेल का डीएनए है उसके अंदर एक जीन है ATM की जीन है, उसको इंड्यूस करवाएंगी और ATM प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा। इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगी तो इस ATM का RNA बनेगा, फिर वो RNA राइबोसोम के ऊपर आके अटैच होगा तो ये ATM प्रोटीन बनेगी। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद ये ATM प्रोटीन बन जाएगी। अब ये ATM प्रोटीन क्या करती है, ये एक्टिवेट करती है p53 को, ये इसकी फास्फोराइलेशन कराती है और p53 का लेवल बढ़ाती है, p53 का लेवल बढ़ाती है, इंक्रीज करती है और इसको यूबिक्विटिन पाथवे से डिग्रेड नहीं होने देती। ठीक है, तो जब p53 का लेवल बढ़ेगा, अब p53 एपोप्टोसिस कैसे करेगी वो आप देखते हैं। अब p53 बढ़ गया, हमने पढ़ा दो काम करेगा p53, सेल साइकिल रेस्ट करेगा और एपोप्टोसिस। अब p53 ने एपोप्टोसिस कैसे करना है, इंट्रिंसिक पाथवे चल रहा है, डीएनए के अंदर से ही स्टार्ट हो गया काम। p53 अभी हमने कहा कि दो तरह की प्रोटीन है, एक है जी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जिनको हम कहते हैं BCL2 BCLX वगैरह, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है बैक और बैक्स वगैरह। एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि साइटोक्रोम C को बाहर नहीं आने दे रहे थे, साइटोक्रोम C को बाहर नहीं आने दे रहे थे। पहले तो ये इनको इनहिबिट करेगा, ये उनकी कॉन्सेंट्रेशन को, उनके लेवल को डिक्रीज करेगा, ताकि इन्होंने जो एक बैरियर लगाया हुआ था कि बाहर नहीं आने देना, कम से कम वो बैरियर तो टूटे। ठीक है, ये बैरियर टूटे, परमिएबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो। उसके साथ साथ ही ये दूसरा काम क्या करेंगे कि ये जो BH3, ये BH3 की पूरी फैमिली है, BIM, BID, BAD, ये तमाम की तमाम को हम BH3 प्रोटीन्स कहते हैं। ये BH3 प्रोटीन्स का लेवल बढ़ाएगा। अब BH3 प्रोटीन्स बेसिकली क्या करेंगी ये दो काम करेंगी, एक तो ये बैक्स को एक्टिवेट करेंगी, बैक्स को एक्टिवेट करेंगी, दूसरा ये बैक्स को यहां पर जाकर साइटोक्रोम की जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जाके इस तरह प्लेस भी कर देंगी, जिसकी वजह से वहां पर क्या बन जाएगा, एक पोर बन जाएगा और उस पोर के अंदर से जो साइटोक्रोम C है वो बाहर आ जाएगा, साइटोक्रोम C बाहर आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। p53 ने पहले क्या किया जी, BCL2 और BCLX को इनहिबिट कर दिया, साथ ही क्या किया कि जो BH3 प्रोटीन्स हैं जिसमें BIM है, BID और BAD है, इनको इंक्रीज कर दिया। इन सारी प्रोटीन्स ने क्या किया, एक तो बैक्स को एक्टिवेट किया और दूसरा क्या किया जी, बैक्स को ट्रांसलोकेट किया, मूव किया कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के ऊपर। अब बैक्स क्या है, बैक्स बेसिकली BH3 की ही प्रोटीन है, तो परेशान नहीं होना। लेकिन बैक्स दो तरह से एक्टिवेट होती है, एक तो ये वाली जो 3-4 प्रोटीन है ये खुद डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकती है, दूसरा p53 भी डायरेक्टली इसको एक्टिवेट कर सकती है। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको थोड़ा सा साइड पे करके लिखा, लेकिन है ये उसी फैमिली की है। ये BIM, BID, BAD, बैक सारे इसी फैमिली की है। तो ये अब ये तमाम प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, इनमें से जो BID प्रोटीन है वो बेसिकली बैक्स को इधर ट्रांसलोकेट कर देगी, तो साइटोक्रोम C बाहर आ जाएगा। जब साइटोक्रोम C बाहर आ गया, अब साइटोक्रोम C जब बाहर आएगा
तो वो बेसिकली बाहर एक एपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 उसके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देगा। इस कॉम्प्लेक्स में एक और चीज ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगा एटीपी। और तीसरी चीज इसके अंदर, चौथी चीज इसके अंदर ऐड हो जाएगी, वो होगी कैस्पेज प्रोकैस्पेज 9, प्रोकैस्पेज 9। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया 4 चीजों का, प्रोकैस्पेज 9, APF1, साइटोक्रोम C और ATP। इसको हम कहते हैं जी एपोप्टोसोम, एपोप्टोसोम कहते हैं इसको, ठीक है जी। अब ये जो एपोप्टोसोम है ये क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो प्रोकैस्पेज 9 है ना ये कॉम्प्लेक्स, उस प्रोकैस्पेज 9 को ही उसकी एक्टिव फॉर्म जो कि कैस्पेज 9 है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रोकैस्पेज 9 कन्वर्ट हो जाए कैस्पेज 9 में। कैस्पेज 9 मैंने पहले कहा था कि इनिशिएटर कैस्पेज में है और इनका काम क्या होता है कि एग्जीक्यूटर कैस्पेज को एक्टिवेट करना। ये एक्टिवेट करेगा जी कैस्पेज 3 को। अब कैस्पेज 3 बेसिकली डिस्ट्रॉय करेगा साइटोस्केलेटन को, डिस्ट्रॉय करेगा न्यूक्लियर मटेरियल को, उसके अलावा डीएनए एंजाइम को एक्टिवेट करके डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, तो साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मटेरियल को डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद ये एक्टिवेट करेगा डीएनए को, एंजाइम्स को जो कि डीएनए को डिस्ट्रॉय करेंगे। अल्टीमेटली जो सेल का कंटेंट है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा और सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किन के अंदर ही, एपोप्टोटिक बॉडीज के अंदर। और लेटर ऑन ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज हैं ये इम्यून सेल जो है मैक्रोफेजेस वगैरह हैं जो वो इनको फैगोसाइटोज करके इनको बॉडी से रिमूव कर देंगे, इनको बॉडी से रिमूव कर देंगे। सो ये जितना प्रोसेस हुआ है ये हुआ जी इंट्रिंसिक पाथवे। इस तरीके से जब भी बॉडी के अंदर कोई इंजरी आती है ये प्रोटीन एक्टिवेट होती है, P53 एक्टिवेट होते हैं, इनको एक्टिवेट किया जाता है, साइटोक्रोम C को बाहर निकाला जाता है, कैस्पेजेस एक्टिवेट किए जाते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं और अल्टीमेटली इम्यून सेल उस सेल के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। अगला जो प्रोसेस है दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। अभी जो कि ये जगह नहीं है तो मैं साथ ही एक इसके लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ, अलग से वीडियो में मैं उसको अपलोड कर दूंगा और फिर जो डिफरेंसेस है छोटे मोटे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में उनको भी क्लियर कर दूंगा। और लास्ट चीज ये जो आपको डिटेल नाम नजर आ रहे हैं, BCL2 क्या है, BCLX क्या है, बैक और बैक्स क्या है, इनकी जो फुल फॉर्म्स है उनकी जो मतलब फुल फॉर्म की जो है डिटेल वो डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, तो आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं कि BCL से क्या बनता है, APF1 से क्या बनता है, P50 बैक और बैक से क्या बनता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरे ख्याल में आपका तमाम कॉन्सेप्ट इंट्रिंसिक पाथवे से रिलेटेड क्लियर हो गया। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स के अंदर आंसर भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन भी, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।